तो अगला टॉपिक जो हम लोगों का है एंटी सेंस टेक्नोलॉजी। अब एंटी सेंस का कुछ क्या जो मेन आइडिया था एंटी सेंस टेक्नोलॉजी का वो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। खासकर आरएनए इंटरफेरेंस में हमने यही देखा था। तो बहुत डिटेल में तो यहाँ पे हम लोग नहीं जाएंगे, बट ये देखेंगे कि कौन कौन सी एंटी सेंस टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल होती है। तो मेन मकसद क्या होता है एंटी सेंस टेक्नोलॉजी का या इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले एजेंट्स का। इनका काम होता है कि जो हमारी टारगेट जीन है उसके एक्सप्रेशन को इनहिबिट करना। एंटी सेंस हम जानते ही हैं, जैसे डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं तो एक सेंस स्ट्रैंड एक एंटी सेंस कोडिंग नॉन कोडिंग। अब ये जो इनहिबिशन होता है टारगेट जीन का ये सीक्वेंस स्पेसिफिक मैनर में होता है। तीन अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं या एंटी एमआरएनए स्ट्रेटजीज हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन जीन का एमआरएनए के फॉर्म में ही होता है। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन, तो एंटी एमआरएनए अगर प्रिपेयर कर लिया जाए तो जाहिर सी बात है एक्सप्रेशन जीन का उसको इनहिबिट किया जा सकता है। तो इसमें जो सबसे पहली स्ट्रेटजी होती है ये है सिंगल स्ट्रैंड एंटी सेंस ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड्स का यूज करना। तो ये बेसिकली 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड के ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और ये अपने टारगेट एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो इनकी पेयरिंग आसानी से हो जाएगी एमआरएनए से, और ये ट्रांसलेशन को ब्लॉक करते हैं। सीक्वेंस स्पेसिफिक मैनर में दो तरीके हैं जिसकी हेल्प से ट्रांसलेशन को ब्लॉक कर सकते हैं। पहला तो स्टेरिक ब्लॉकिंग, यानी कि जो राइबोसोम्स हैं वो एमआरएनए से जुड़ ना पाए, तो इसलिए ये जो ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड है छोटा सा वो एमआरएनए से जाके जुड़ा रहता है। कहाँ पे? स्पेशली 5 प्राइम टर्मिनस पे, जहाँ पे राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट आके अटैच होनी है। अगर उसमें उस ऑलरेडी कुछ जुड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है राइबोसोम को एक्सेस नहीं मिलेगा। तो जब राइबोसोम को एक्सेस नहीं मिलेगा तो ट्रांसलेशन कैसे होगा? नहीं पॉसिबल है। तो एक स्ट्रेटजी ये हो गई। दूसरा ये है कि जिस एमआरएनए से ये एंटीसेंस ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड बाइंड होगा उस एमआरएनए का डिग्रेडेशन करा दे। तो डिस्ट्रक्शन या डिग्रेडेशन ऑफ बाउंड एमआरएनए, और उसके लिए एंजाइम कौन सा यूज करेगा? आरएनएज एच एंजाइम। अब ये जो आरएनएज एच है ये क्या करता है? ये अगर कोई डीएनए आरएनए हेटेरोड्यूप्लेक्स है, यानी जिसमें एक स्ट्रैंड डीएनए का है दूसरा स्ट्रैंड आरएनए का है, उसमें से ये आरएनएज एच एंजाइम स्पेसिफिकली आरएनए स्ट्रैंड को क्लीव कर देता है। तो ये सही, इसका फंक्शन या रोल जो है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वाली सिंगल स्ट्रैंड एंटीसेंस ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड स्ट्रेटजी में आरएनएज एच का मेनली इस्तेमाल होता है, और दूसरा जो है वो स्टेरिक ब्लॉकिंग। ठीक है। सेकंड जो तरीका है इसमें क्या है कि जो सेंस स्ट्रैंड है, यानी कि एमआरएनए की बात कर रहे हैं, सेंस स्ट्रैंड का मतलब क्या है? इसका क्लीवेज करा दिया जाएगा, इसको तोड़ दिया जाएगा। कैसे? बाय इनकॉर्पोरेटिंग राइबोजाइम कैटालिटिक सेंटर्स इनटू एंटीसेंस आरएनए। कहने का मतलब ये है कि जो एंटीसेंस आरएनए होगा उसके पास अपनी इनबिल्ट या इंट्रिंसिक कैटालिटिक एक्टिविटी होगी। इट विल एक्ट और बिहेव एज राइबोजाइम, यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड को कट करने वाला। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये हैमरहेड राइबोजाइम जो है वो, जो कि वायरॉइड आरएनए से आइसोलेट किया गया था सबसे पहले। अभी इसका डायग्राम देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा और क्लियर होगा। तीसरी जो स्ट्रेटजी है वो तो आरएनए इंटरफेरेंस, जो स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स की हेल्प से, स्पेशली क्योंकि दो हैं, एक माइक्रो आरएनए और एक स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, एमआई आरएनए एसआई आरएनए। तो यहाँ पे एसआई आरएनए वाली स्ट्रेटजी जो है वो अडॉप्ट की जाती है, जिसको सबसे पहले सी एलिगेंस सिनोरेप्टाइटिस एलिगेंस में
डिस्क्राइब किया गया था। अब यहाँ पे ये तीनों स्ट्रेटेजी का कंपैरेटिव एक डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे देखिए डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड, ये जब एक्सप्रेस करेगा तो एमआरएनए बनेगा। अब अगर एंटीसेंस ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड इस एमआरएनए से अटैच हो गया और अटैचमेंट की वजह से जो आरएनएज एच है उसको एक्सेस मिलेगी और इट विल क्लीव फाइनली दिस एमआरएनए, तो कोई प्रोटीन नहीं बनेगी। देन वी हैव दिस राइबोजाइम। अब इसमें क्या है कि जो एंटीसेंस आरएनए है उसका स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है कि इट विल फॉर्म स्टेम एंड लूप, यानी कि ये अपने अंदर कैटेलिटिक एक्टिविटी को बनाए रखे हुए है, समाहित किए हुए हैं। तो इस तरीके से बाइंड भी कर जाएगा एमआरएनए से, और जब बाइंड कर जाएगा तो अपनी जो राइबोजाइम वाली एक्टिविटी, कैटेलिटिक एक्टिविटी, उसकी हेल्प से ये इट विल ब्रेक डाउन दी एमआरएनए। एमआरएनए टूट जाएगा तो यहाँ पे भी कोई प्रोटीन नहीं बनेगी, नो प्रोटीन नो प्रोटीन। और तीसरा तो खैर वो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि आरएनए इंटरफेरेंस की जो टेक्निक होती है उसमें क्या है, रिस्क आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स जो है उसकी हेल्प से जो एमआरएनए है उसका डिग्रेडेशन या ब्रेकडाउन किया जाता है, तो यहाँ भी कोई प्रोटीन नहीं बनेगी। तो जीन के एक्सप्रेशन को इनहिबिट करने के लिए ये स्ट्रेटजीज जो है वो अपनाई जाती हैं, इसी को कहते हैं एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। तो एक टॉपिक तो ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखेंगे वो है मॉलिक्यूलर फार्मिंग। काफ़ी सिंपल टॉपिक है। इसमें क्या है, मेन कॉन्सेप्ट इसका समझ लीजिए। मॉलिक्यूलर फार्मिंग का मतलब ये हो गया कि जैसे हम लोग नॉर्मल खेती करते हैं, नॉर्मल जो फार्मिंग होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, फसल जो है उसको ग्रो कराते हैं। कहाँ पे ग्रो कराते हैं, जाहिर सी बात है खेतों में ग्रो कराते हैं। कुल मिला के हमको क्रॉप का यील्ड चाहिए। यहाँ पे हमको फसल नहीं चाहिए, हमको स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स चाहिए। और उन मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस के लिए हमको क्या चाहिए, एक एक फैक्ट्री चाहिए। अब उसका उस फैक्ट्री के तौर पे हम किसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये बस समझ लीजिए कि यहाँ पे ह्यूमन या एनिमल ओरिजिन की जो जीन्स होती हैं जो कुछ प्रोडक्ट बनाएंगी, उसको प्लांट या फार्म एनिमल्स में अगर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो प्लांट और ये एनिमल्स, फार्म एनिमल्स स्पेशली, ये प्रॉपर मॉलिक्यूलर फैक्ट्री की तरह काम करेंगे और इनको सिर्फ कच्चा माल सप्लाई करना होगा और बाकी ये सारी सिंथेसिस करके, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी जीन है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के, प्लांट की अगर हम बात कर रहे हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना लेना, ये जितना सिंपल ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लगती है जो प्लांट कर लेता है, अगर हमको वाकई में मैन्युफैक्चर करना हो विदाउट द यूज़ ऑफ एनी लिविंग मटेरियल या प्लांट का और एंजाइम का इस्तेमाल किए बिना, तो हालत ख़राब हो जाएगी इन दो सिंपल सब्सटेंसेस को। और अगर हम बना भी लेते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर CO2H2O मिला के हमने ग्लूकोज बना लिया C6H12O6, तो उस केस में ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस है दिस विल नॉट बी कॉस्ट इफेक्टिव एट ऑल। इतनी महंगी होगी, इतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी पड़ेगी कि उसका कोई मतलब नहीं। तो हमको अगर कॉस्ट इफेक्टिव मेजर देखना है तो फिर हमको ये नया जो कॉन्सेप्ट आया है मॉलिक्यूलर फार्मिंग, इसका इस्तेमाल करना होगा। अब इसमें बहुत सारे थेरेप्यूटिक एजेंट्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रोडक्ट्स जो है वो, जैसे एंटीबॉडी अगर बनानी हो, साइटोकाइंस हैं, ग्रोथ फैक्टर्स हैं, हार्मोन्स हैं, रिकॉम्बिनेंट एंजाइम्स हैं या वैक्सीन्स हैं, इन सब का सिंथेसिस हम प्लांट या एनिमल बॉडी का इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। फिर यहाँ पे और भी बहुत सारे, ये टेबल पूरा है, अब इसमें बहुत स्पेसिफिक होने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको ये आइडिया होना चाहिए कि हाँ किस किस वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ ये मॉलिक्यूलर फार्मिंग या आणविक खेती की जा सकती है। देन अगेन वी हैव दिस हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, सीरम एल्ब्यूमिन, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, अल्फा इंटरफेरॉन, एरिथ्रोपोइटिन, हीमोग्लोबिन, इंटरल्यूकिन्स 2-4, प्लेसेंटल एल्कलाइन फॉस्फेटेसेस। तो कुल मिला के बहुत वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो आज की डेट में जिनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में है या किसी स्पेसिफिक एनिमल की बॉडी में उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं प्लांट बॉडी में। तो ये एक छोटा सा टॉपिक मॉलिक्यूलर फार्मिंग कंप्लीट हुआ।
अब इसके बाद हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर की। तो इसके बेसिक्स आज हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ कल्चर कल देखेंगे। प्लांट टिश्यू कल्चर में सबसे मेन पॉइंट ये है कि जो प्लांट्स हैं उनको बड़ी आसानी से उनके कंपोनेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है। यानी ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल्स ये प्लांट्स में अलग अलग की जा सकती है, और कोई बहुत वायलेंस भी नहीं उसमें नज़र आता है। अब एनिमल के साथ इस तरीके का काम किया जाता है कि उसके सारे ऑर्गन और टिश्यूज और सेल्स अलग अलग कर दो तो थोड़ा सा अजीब लगता है। खैर, तो ये जो ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल्स हैं, अब सेपरेट करने के बाद इनको इन विट्रो मैनिपुलेट किया जा सकता है, मतलब इसमें चेंजेस इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, और ये ऑर्गन हो गया, चाहे टिश्यू हो गया, चाहे सेल्स हो गई, इनको वापस से ग्रो कराया जा सकता है इनटू कंप्लीट प्लांट्स। पूरा का पूरा प्लांट जो है वो बना देगा। कैसे बनाएगा वो सब देखेंगे हम लोग। तो ये जो प्लांट टिश्यू कल्चर है, या जो टिश्यू कल्चर स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, ये स्पेसिफिक टर्म नहीं है, ये एक ब्रॉड टर्म है। जितने भी टाइप के प्लांट कल्चर टिल डेट किए जा रहे हैं उस सब के लिए कलेक्टिव टर्म है टिश्यू कल्चर। जैसे मान लीजिए कैलस कल्चर हो रहा है, सेल कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, एंथर कल्चर, मेरिस्टेम कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर, ऑर्गन कल्चर, अलग अलग पार्ट का जो कल्चरिंग कर रहे हैं उन सबको कलेक्टिवली एक साथ हम टिश्यू कल्चर कह देते हैं। सिंपल सी बात है। यहाँ हमने इसको ऐड कर दिया, वैसे इसकी बहुत ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी अब प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्लांट सेल्स की जो यूनिक फीचर्स हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब चूंकि एमएससी जूलॉजी कर रहे हैं तो एक आध पॉइंट्स भूल गए होंगे, बॉटनी का है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए हमने कहा रिकॉल करा दें इसको। और उस रिकलेक्शन के दौरान हम आपको कुछ बता देना। सबसे पहला तो मेन चीज़ क्या है कि सेल वॉल होती है प्लांट्स में, है ना, जो कि सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन और काफ़ी केसेस में लिग्निन से कंपोज्ड होती है। इसके बाद एक सेकंड, इसके बाद जो दूसरा है कि इसमें बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, लार्ज वैक्यूल इसको, और इसका मेम्ब्रेन क्या कहलाता है, टोनोप्लास्ट, जो कि सेल की टर्जिडिटी और मूवमेंट को कंट्रोल करता है। बस रिवाइज करते जाइए। दूसरा मतलब नेक्स्ट प्लाज्मोडेस्मेटा है। तो प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है, सेल सेल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं प्लांट्स में। हम लोगों में तो बहुत सारे हैं, गैप जंक्शन है और डेस्मोसोम्स हैं। खैर, तो हाँ, फिर प्लास्टिड्स, जाहिर सी बात है प्लांट सेल के स्पेसिफिक है। क्लोरोप्लास्ट है जिसमें क्लोरोफिल है, एमाइलोप्लास्ट जो स्टार स्टोरेज के लिए है, इलायोप्लास्ट फैट स्टोरेज के लिए है, क्रोमोप्लास्ट जो है वो पिगमेंट्स की सिंथेसिस और स्टोरेज के लिए होता है। तो ये भी रिवाइज कर लीजिए। प्लांट्स में स्पेशलाइज्ड पैरोक्सीसोम होता है जिसको हम ग्लायोक्सीसोम कहते हैं, जो कि ग्लायोक्सिलेट साइकिल के लिए साइट प्रोवाइड करता है। फिर साइटोकाइनेसिस जो है वो फ्रैगमोप्लास्ट या सेल प्लेट के फॉर्मेशन की हेल्प से होती है। ये तो बहुत बेसिक डिफरेंस है। सेंट्रियोल्स यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं, जो कि या एमटीओसी में जो एनिमल सेल में पाए जाते हैं। प्लांट सेल्स टोटिपोटेंट होती हैं, ये बड़ी ख़ास बात है। इसका मतलब कि वो सेल्स सभी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन करती हैं ताकि वो नया प्लांट बना सकें, जो कि टोटिपोटेंट एबिलिटी एनिमल सेल्स में लॉस्ट हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब सेलुलर टोटिपोटेंसी की अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं। इसमें क्या है, एक सिंगल सेल जो है वो डिवाइड होगी और प्रोड्यूस करेगी सभी तरह की डिफरेंशिएटेड सेल्स, यानी कि पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकती है। थ्योरी के हिसाब से अगर कहें तो जितनी भी लिविंग सेल्स हैं वो रिवर्ट कर सकती हैं अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में, यानी कि एक बार डिफरेंशिएट हो गई, स्पेसिफिक फंक्शन और स्ट्रक्चर गेन कर लिया उन्होंने, उसके बाद भी रिवर्ट हो सकती हैं डी डिफरेंशिएशन के प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि भाई जेनेटिक मेकअप तो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में सभी सेल्स का सेम होगा। लेकिन
जितनी ज़्यादा कोई सेल डिफरेंशिएटेड होगी उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा डी डिफरेंशिएशन को इंड्यूस करना। ये स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस में ये सब आते हैं बातें, खैर रिलेटिवली सिंपल ही है। लेकिन प्लांट्स की अगर हम बात करें तो जो हाईली मैच्योर या डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं उनकी उनके पास भी एबिलिटी होती है मेरिस्टेमेटिक स्टेट में वापस आने के लिए। एनिमल्स के साथ ऐसा नहीं है। और चूंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्लांट्स में मौजूद होते हैं इसीलिए प्लांट्स की ग्रोथ जो होती है वो अनरिस्ट्रिक्टेड होती है। जितना पुराना प्लांट होगा वो उतना ही बड़ा होगा। जबकि हम लोग अपनी बात करें या दूसरे एनिमल्स की बात करें तो उनका साइज फिक्स हो जाता है कि भाई 5 साढ़े 5 फीट 6 फीट का आदमी है तो ऐसा नहीं है कि 6 फीट से वो 7 फीट 8 फीट 9 फीट होता जाएगा, नहीं, हाइट अटेन कर ली काम खत्म। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट में होने की वजह से जितना पुराना प्लांट उतना लंबा। अच्छा, अब हमको बात करनी है स्पेशली टिश्यू कल्चर की। तो टिश्यू कल्चर में सबसे अहम चीज़ होती है मीडिया या मीडियम क्या इस्तेमाल करते हैं सेल कल्चर के लिए। 4 बेसिक कंपोनेंट्स तो होने ही चाहिए, उन चारों को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि एसेंशियल एलिमेंट्स या मिनरल आयंस प्रेजेंट होने चाहिए। और उसके लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर लेते हैं सॉल्ट का, उसको ऐड कर देते हैं वाटर में। अब उसमें हमको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिल गए, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम सल्फर कैल्शियम मैग्नीशियम, ये सब। थोड़ा मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है इस पे क्वेश्चन। देन वी हैव दिस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आयरन मैंगनीज पे मन जन बाकू मब, जैसे भी शॉर्ट करके याद करना उसको। तो बोरॉन, देन कॉपर मॉलिब्डेनम। कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट, तो उसमें 3 मैक्रो दे दिया होगा, एक कहीं से दे दिया होगा माइक्रो में। तो खैर, अब दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है टिश्यू कल्चर के लिए कि एक ऑर्गेनिक सप्लीमेंट होना चाहिए जो विटामिन्स और जो एमिनो एसिड्स हैं एसेंशियल उनकी सप्लाई करे। मेन विटामिन्स जो है वो कौन कौन से चाहिए कल्चर कराने के लिए सेल का, थायमीन, पायरिडॉक्सिन, निकोटिनिक एसिड या नायसिन। थायमीन इसका थायमीन दो दो बार हो गया, खैर इसको हटा देते हैं लेट से। तो ये मेन जो विटामिन हैं ये चाहिए। एडिशनल विटामिन जिनको ट्रेस अमाउंट में और कभी कभी और स्पेसिफिक टाइप का अगर हम कल्चर सेल कल्चर कर रहे हैं तो उसमें चाहिए होता है, जैसे बायोटिन है, फॉलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, टोकोफेरॉल। तो इस तरीके से ये याद रखना है कि ये 3 जो है वो मेन विटामिन है, ये तो हर तरीके के सेल कल्चर में चाहिए ही चाहिए, इसीलिए इसको सेपरेट लिख दिया। देन वी हैव दिस मायो इनोसिटॉल, ऐसे नाम मेंशन था, शुगर अल्कोहल है जो कि ग्रोथ को थोड़ा सा इम्प्रूव कर देता है। अवेलेबिलिटी जो है वो विटामिन की सेल के अंदर बढ़ा देता है। तो अच्छा, ये जो ऑर्गेनिक जो जो विटामिन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं या शुगर अल्कोहल है, इनकी सप्लाई जो है वो कैसे होती है, तो उसके लिए अनडिफाइंड सप्लीमेंट्स जो है वो शुरू शुरू में यूज़ किए जाते थे, खैर अभी भी कई जगह यूज़ किए जाते हैं अनडिफाइंड सप्लीमेंट। जैसे कि क्या एग्जांपल इसका, फ्रूट जूसेस, कोकोनट मिल्क, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, माल्ट एक्सट्रैक्ट या हाइड्रोलाइज्ड केसीन। ये जितनी भी चीज़ें हैं जिसको हम अनडिफाइंड सप्लीमेंट कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का हमको जानकारी नहीं है कि अब ये फ्रूट जूस मान लीजिए हमने अनार मौसमी और सब मिला के जूस रख दिया, तो उसमें हम ये एग्जैक्टली नहीं बता सकते ना कि उसमें सोडियम कितना है, पोटेशियम कितना है, कैल्शियम कितना है, बाकी एंजाइम वगैरह कितने हैं। तो जब हम डिफाइन नहीं कर सकते तो ऐसा जो होता है वो अनडिफाइंड सप्लीमेंट्स होते हैं, या ऐसे मीडियम को, ऐसे न्यूट्रिएंट मीडियम को अनडिफाइंड मीडियम कहते हैं। तो इस तरीके के टर्म इस्तेमाल किए जाते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में। तीसरा जो है वो एक सोर्स चाहिए फिक्स्ड कार्बन, यानी कि कार्बन का सोर्स तो चाहिए ही, जाहिर सी बात है। उसके लिए सुक्रोज मेनली यूज किया जाता है टिश्यू कल्चर में। सुक्रोज वही जो कॉमन टेबल शुगर है, चाय में चीनी जो डालते हैं।
तो ऑटोक्लेविंग जब करते हैं उस दौरान क्या होता है कि जो सुक्रोज है ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाता है। ऑटोक्लेविंग आपको अगर नहीं मालूम, मालूम ही होगा। ऑटोक्लेव जो है वो ऐसा होता है, वो बड़ा सा कुकर जैसा होता है, बहुत बड़ा कुकर आप समझ लीजिए, मतलब इतना बड़ा जो सिलेंडर के बराबर वो कुकर होता है। उसमें उबाला जाता है, जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह इस्तेमाल करने हैं हमको प्लांट कल्चर के लिए, उसमें पानी डाल के उबाल दिया जाता है उसमें। ऐसे सीधे नहीं उबाल दिया जाता, उसमें प्लास्टिक के भी होते हैं कि नहीं पिघल जाएगा। मेनली ग्लास वेयर्स होते हैं, जैसे बीकर हो गया, टेस्ट ट्यूब हो गई, फ्लास्क हो गया, ये सब जो है वो इस ऑटोक्लेव मशीन में उबाला जाता है। वो देखा होगा शायद, बॉटनी डिपार्टमेंट में रखा हुआ है अपने यहाँ। उबालने से क्या होता है कि न्यूट्रलाइज होता है या स्टेरिलाइज हो जाता है। तो अगर सुक्रोज एज ए मीडियम हम ऑटोक्लेविंग के दौरान भी उसको इनकॉर्पोरेट कर दिए तो फिर क्या होगा, टूट जाएगा ग्लूकोज फ्रक्टोज में। ध्यान क्या देना है कि अगर कल्चर में कोई प्लांट सेल है तो सबसे पहले वो ग्लूकोज को ही यूटिलाइज करेगी, उसके बाद फ्रक्टोज को इस्तेमाल करेगी। और ये अंडरस्टूड भी है, ग्लूकोज इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बन स्पेशली। तो सोर्स ऑफ कार्बन हो गया हमारे पास सुक्रोज मेनली। फिर क्या चाहिए, एक जेलिंग एजेंट चाहिए, अगार। पढ़ते चले आ रहे हैं बचपन से। अगार की खासियत क्या होती है कि जो मीडिया के दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं उसे रिएक्ट नहीं करता, न्यूट्रल होता है। प्लांट एंजाइम्स जो हैं, जो कि जब सेल ग्रो करेगी तो कुछ एंजाइम्स बाहर रिलीज हो सकते हैं, उससे ये डाइजेस्ट नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं। हाई टेम्परेचर पे भी ये स्टेबल रहता है। तो मान लीजिए अगर मीडियम के साथ हम ऑटोक्लेव करना चाहें तो हम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, स्टेबल रहेगा हाई टेम्परेचर पे भी। अब देखिए, ये तो हमने बताया जो जेलिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं अगार का, जब हम सेमी सॉलिड मीडियम का इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन लिक्विड मीडियम का भी इस्तेमाल किया जाता है, और लिक्विड मीडियम जो होते हैं वो सस्पेंशन कल्चर के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, अभी हम इसका कुछ मे बी कल इमेज वगैरह शेयर करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये जो पीडीएफ हम शेयर करेंगे उसको एक बार आप गो थ्रू हो लीजिएगा, ताकि इमेजेस, और इमेज से वैसे भी क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पे ग्रोथ रेगुलेटर्स की भी बात करेंगे, अगर प्लांट की बात कर रहे हैं तो ज़रूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट ग्रोथ रेगुलेटर्स, उनके स्पेसिफिक फंक्शंस जो है वो समझ लेना बहुत ज़रूरी, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठता है, पॉइंट पॉइंट के फॉर्म में क्वेश्चन आता है। जैसे ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, तो अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हम हाई रखते हैं, कहाँ पे, मीडियम में, तो एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। एडवेंटिशियस रूट का मतलब कि अपनी नॉर्मल साइड से कहीं और रूट का फॉर्मेशन हो जाए। सिमिलरली अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लो रखते हैं तो शूट का फॉर्म, और एडवेंटिशियस शूट का फॉर्मेशन होता है। फिर ऑक्सीजन की हेल्प से सोमैटिक एम्ब्रियोज जो है वो इंड्यूस होते हैं। अब ये सोमैटिक एम्ब्रियो क्या है, खैर ये तो हम लोगों को देखना ही है, लेकिन अगर ऐसे ही एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दें तो सोमैटिक एम्ब्रियोज जो होते हैं, इसमें एक सिंगल प्लांट की सेल जो डी डिफरेंशिएट हो जाए, और डी डिफरेंशिएट होने के बाद एक टोटिपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में कन्वर्ट हो जाए, और उसके बाद पूरे के पूरे एम्ब्रियो को फॉर्म कर दे। तो एक सोमैटिक सेल जो डी डिफरेंशिएट हुई और उसके बाद वो पूरे के पूरे एम्ब्रियो को फॉर्म कर दे रही है, उसी को सोमैटिक एम्ब्रियो कहते हैं। खैर, तो उसके इंडक्शन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। फिर ऑक्सीजन जो है सेल डिवीजन के लिए चाहिए, कैलस के फॉर्मेशन और ग्रोथ के लिए भी चाहिए। कैलस क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स होता है। आएगा जब स्पेसिफिक कल्चर की हम बात करेंगे, कैलस कल्चर, सस्पेंशन कल्चर, उसके बाद वो मेरिस्टेम कल्चर सब आएगा। तो कैलस का फॉर्मेशन, अच्छा, एक्सिलरी बर्ड्स की आउटग्रोथ को ये इनहिबिट करता है। एक्सिलरी बर्ड आप लोगों को मालूम ही होगा, ऐसे ही प्लांट होता है तो इधर ऐसे ये साइड में यहाँ जो बर्ड होते हैं यही कहलाते हैं क्या, एक्सिलरी बर्ड। इसकी ग्रोथ को ये ऑक्सीजन क्या करता है,
इनहिबिट करता है। तो फिर किस वजह से इनहिबिट करता है? ड्यू टू क्या उसको कहते थे? एपिकल डोमिनेंस शो करता है ये, है ना, एपिकल डोमिनेंस शो करता है, क्योंकि टिप की ही ग्रोथ कराता है, तो अगल बगल की ग्रोथ नहीं कराएगा। रूट की ग्रोथ को ये इनहिबिट करता है, यानी कि ऑक्सीजन ज़्यादा है तो शूट बनेगा, सीधी सी बात। साइटोकाइनिन की बात करें तो हाई कंसंट्रेशन पे ये एडवेंटिसेस शूट के फॉर्मेशन, इतना याद रखना है, रूट फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है अगर साइटोकाइन ज़्यादा हो गया। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन ये भी कराएगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाता है साइटोकाइनिन, ऑक्सीजन जो है साइज ऑफ सेल्स इन जनरल। कैलस फॉर्मेशन ग्रोथ के लिए भी चाहिए ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं फंक्शन में अपने। लेकिन अब यहाँ पे डिफरेंस आ गया थोड़ा सा यहाँ पे एक्सिलरी बड को स्टिमुलेट करेगा साइटोकाइनिन, जबकि वो ऑक्सीजन क्या कर रहा था? इनहिबिट कर रहा था। शूट इलोंगेशन को ये इनहिबिट करेगा, लीफ सेनेसेंस को इनहिबिट करेगा। तो ऊपर वाला जो है वो रूट ग्रोथ इनहिबिट कर रहा था, ये शूट ग्रोथ इनहिबिट करेगा। तो कुछ मामलों में एक दूसरे के साथ देते हैं, कुछ मामले में ऑपोजिट। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। जिब्रेलिन की बात करें तो शूट इलोंगेशन और स्पेशली कौन सा था ये, इंटरनोडल इलोंगेशन की हेल्प से शूट इलोंगेशन को ये परफॉर्म कर पाते हैं। जिब्रेलिन की और एक सबसे खास बात यह है कि डॉर्मेंसी को ब्रेक कराते हैं। तो चाहे सीड हो, सोमैटिक एम्ब्रियो हो, या एपिकल बर्ड्स हो, या बल्ब्स हो, जैसे अनियन है, और वो क्या कहते हैं, अनियन प्याज के साथ क्या होता है दूसरा, लहसुन, हाँ, बल्ब्स होते हैं सब। तो इनकी डॉर्मेंसी को रिलीज कराता है, यानी कि इनको डॉर्मेंट स्टेट से एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट करता है जिब्रेलिन। और एडवेंटिशियस रूट के फॉर्मेशन को भी ये इनहिबिट करता है, ठीक है। तो जिब्रेलिन्स हो गया। एब्सिसिक एसिड की हम बात करें तो सोमैटिक एम्ब्रियोज के मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, अच्छी बात है। सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस हम लोग जब देखेंगे तो इसका रोल आएगा। देन वी हैव दिस एक्लिमेटाइजेशन को फैसिलिटेट करता है। एक्लिमेटाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि एक नए इन्वायरमेंट के हिसाब से अगर अपने आप को हम अडाप्ट कर रहे हैं, चेंजेस इंड्यूस कर रहे हैं, तो वो दैट इज कॉल्ड एज एक्लिमेटाइजेशन। बल्ब और ट्यूबर के फॉर्मेशन को एब्सिसिक एसिड प्रमोट करता है। डॉर्मेंसी को भी प्रमोट करता है। बल्ब ट्यूबर जो है वो क्यों प्लांट्स में बनते हैं? क्योंकि बल्ब और ट्यूबर जो है वो स्टोरेज स्ट्रक्चर्स होते हैं। भाई प्याज को आप रखे रहिए, बहुत दिनों तक खराब नहीं होंगे। लहसुन रखे रहो, उसको जब पानी में डाल दोगे तो उसके बाद उसमें से रूट रूट निकलने लगेगी, तो उसके बाद वो सड़ जाएगा, है ना। तो डॉर्मेंट स्टेट बनाए रखने के लिए एब्सिसिक एसिड, इसकी वजह से बल्ब ट्यूबर ये सब फॉर्म करते हैं। देन वी हैव दिस एथिलीन, लीव सेनेसेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फ्रूट की राइपनिंग के लिए तो हम लोगों को मालूम गैसेस हार्मोन होता है। पॉलीएमीन्स, पॉलीएमेंस जो है वो एडवेंटिशियस रूट को फॉर्म करते हैं, प्रमोट करते हैं उसका फॉर्मेशन। शूट के फॉर्मेशन को भी प्रमोट कर रहे हैं, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस को भी प्रमोट कर रहे हैं, अच्छी बात है। ये अलग से सप्लाई किए जाते हैं, दे आर नॉट नेचुरली प्रेजेंट इन दी प्लांट्स, बाहर से दे दिएगा जब हम टिश्यू कल्चर करना चाह रहे हैं। देन वी हैव दिस जैस्मोनिक एसिड, ट्यूबर बल्ब फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा, मेरिस्टेम फॉर्मेशन को। खैर, ये सारे हो गए जो प्लांट टिश्यू कल्चर में इस्तेमाल किए जाते हैं केमिकल्स, हार्मोन्स। पीएच की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द टिश्यू कल्चर मीडियम का पीएच जो है 5.7 के, यानी कि एसिडिक रहता है स्लाइटली। बहुत स्लाइटली भी नहीं कह रहे हैं, ठीक ठाक एसिडिक है, बहुत ठीक ठाक भी नहीं है, मतलब 5.7 यू कैन गेस क्लोज टू 6। पीएच की वजह से क्या 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 चीज़ें गवर्न होती हैं, कंट्रोल होती हैं। पहली चीज़ ये है कि जो सॉल्ट्स हमने डाले हैं न्यूट्रिएंट मीडियम में वो सॉल्युबल फॉर्म में मेंटेन रहना, वो ऑप्टिमम पीएच या प्रॉपर पीएच उसके लिए होना चाहिए, अदरवाइज इट विल टर्न इनटू प्रेसिपिटेट। फिर मीडियम में जो भी इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं और जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स डाले गए हैं, उनका अपटेक, जो सेल्स डिवाइड कर रही हैं वो अपटेक प्रॉपरली कर पाएँ, ये चीज़ भी पीएच के से डिसाइड होती है, मतलब पीएच उस पर असर अपना डालता है। केमिकल रिएक्शंस जो प्लांट सेल के अंदर चल रही, जाहिर सी बात है एंजाइम्स जो है वो पीएच के
सेंसिटिव होते हैं लिए। एंड देन दिस जेलिंग एफिशिएंसी ऑफ अगार, अगार सेट हो जाए और कितना सॉलिड जेल या सेमी सॉलिड जेल बनाएगा, इट ऑल्सो इज फैसिलिटेटेड बाई और अफेक्टेड बाई पीएच। अब देखिए, हमको दो चीज़ें चाहिए टिश्यू कल्चर करने के लिए, एक तो न्यूट्रिएंट मीडियम चाहिए और दूसरा प्लांट, या प्लांट का वो पोर्शन जिसका हमको, जिसके हेल्प से कल्चर कराना। तो इन दोनों चीज़ों को स्टेरिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। क्यों भाई, अगर जरा भी इन्फेक्शियस एजेंट्स रह गए, बैक्टीरिया, वायरस या फंगस, तो पूरा तबाह हो जाएगा कल्चर एक्सपेरिमेंट। और सबसे बड़ी चुनौती, चैलेंज यही है, और ये तो हम लोगों ने देखा है कई बार लैब में जब कराते थे इस तरीके का, तो पता चला आज हमने एक्सप्लांट को इनकॉर्पोरेट करा अगार मीडियम में, उसके बाद फिर एक हफ्ते बाद जाके देख रहे हैं तो पता चले वो एक्सप्लांट तो ग्रो किया नहीं, किया अगल बगल फंगस ग्रो कर गए। तो बहुत चैलेंज है भैया स्टेरलाइज, इसीलिए स्टेरिलाइजेशन का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो न्यूट्रिएंट मीडिया है उसको स्टेरिलाइज करने के लिए हम ऑटोक्लेविंग करेंगे भाई, बड़े से कुकर में रख के उबालेंगे सारी चीज़ों को, न्यूट्रिएंट मीडियम को भी। लेकिन सभी न्यूट्रिएंट मीडियम को हम, या न्यूट्रिएंट मीडियम के कंपोनेंट को हम नहीं ऑटोक्लेव कर सकते। उ, उसके लिए हम फिल्टर स्टेरिलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर एमिनो एसिड्स हैं या प्लांट के एक्सट्रैक्ट्स हैं, हार्मोन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनको अगर करना होगा तो उस केस में फिर फिल्टर स्टेरिलाइजेशन यूज़ करें, क्योंकि थर्मोलेबाइल होते हैं, डिकम्पोज हो जाएंगे जब उसको उबालेंगे तो ऐसे लिए फिल्टर स्टेरिलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो मटेरियल्स होते हैं ये बैक्टीरिया प्रूफ मेम्ब्रेन फिल्टर से पास कराए जाते हैं अंडर पॉजिटिव प्रेशर, मतलब दबा के। जैसे कि जब किसी दुकान उकान पे सुबह की चाय शाम को आप पीने जाइए तो खूब पत्ती इकट्ठा हो जाएगी, हैं। और उसके बाद जब गिलास में 4 गिलास चाय बनाया है अगर वो, तो चौथी गिलास में क्या करता है वो पत्ती को चम्मच चम्मच से दबा के चौथी गिलास भर देता है, पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई किया जाता है, खैर चम्मच और उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। प्लांट मटेरियल को कैसे हम स्टेरिलाइज करेंगे, तो कुछ नहीं, इसमें सरफेस स्टेरिलाइजेशन होगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड जैसे 1 से 2%। इसका काफ़ी इस्तेमाल हुआ था जब कोरोना आया था, तो उस दौरान घर हाउस होल्ड में पोछा ओछा लगाने के लिए। देन वी हैव दिस कैल्शियम हाइपोक्लोराइड 9 to 10%, और इथेनॉल 70% इथेनॉल वो सरफेस स्टेरिलाइज कर देता है। वो तो हम लोग करते ही थे, हाथ धुलते थे, धुलते क्या थे मतलब, ठीक है। तो ये हो गया, अब ये बेसिक्स हो गया प्लांट टिश्यू कल्चर का। और अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे दैट वुड बी टाइप्स ऑफ कल्चर।